यार इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की, और इसको नॉर्मली गैप बोला जाता है। बहुत ही ज्यादा कॉमन टर्म है, आप लोग हमेशा ही इसको यूज करते रहेंगे, तो ऐसे याद रख लीजिए GAAP, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इसको हिंदी में बोलते हैं सामान्यतः मान्य लेखांकन सिद्धांत। ऐसे सिद्धांत जिनको आमतौर पर हमेशा माना जाता है किसमें, लेखांकन में। जब भी आप लेखांकन कर रहे हैं तो जिन सिद्धांतों को मान रहे हैं उनको हम लोग बोल देते हैं गैप। अच्छा, ये क्यों जरूरत होती है? फिर से वही बात हम लोगों ने पिछले चैप्टर में ही पढ़ा था, पिछले वीडियो में ही पढ़ा था सॉरी, कि हम लोगों को एक रूपता चाहिए। एक रूपता क्यों चाहिए? जिसकी वजह से हम लोग तुलना कर पाए। तो यहाँ पर क्या है कि इसको डिफाइन कैसे करेंगे? अगर हमसे पूछा जाता है कि गैप होता क्या है, तो हम क्या बोलेंगे? वित्तीय विवरणों के लेखन, निर्माण और प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण का मतलब क्या हो जाता है? देखिए, लेखन और निर्माण को तो हम बोल सकते हैं रिकॉर्डिंग, ठीक है, कि आपने जो भी रिकॉर्ड किया, ठीक, और उसके बाद उसका क्या है? रिप्रेजेंटेशन है, प्रस्तुतिकरण है। तो उसके प्रस्तुतिकरण, लेखन, निर्माण और प्रस्तुतिकरण में क्या हो? एक रूपता लाने के उद्देश्य से प्रयुक्त होने वाले सभी, एक दो नहीं, सभी प्रिंसिपल सिद्धांत हैं, बहुत सारे, बहुवचन है, ठीक है। हिंदी में नहीं समझ आएगा बट इंग्लिश में समझ आएगा। यहां पर प्रिंसिपल्स लिखा हुआ है, एस है, ठीक है। तो सभी नियम और निर्देशक क्रियाएं, कि आपको जो निर्देश दिया जाता है कि इसका फॉर्मेट आप इस तरह से बनाओगे, और बाकी जो भी नियम है इन सबको एक साथ जब मिलाकर के बोला जाता है तो हम लोग उसको क्या बोल देते हैं? उसको हम बोल देते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। उदाहरण क्या होगा? जैसे मान लीजिए कोई भी लागत जब हम लोग लिख रहे होते हैं ना, कोई बिल्डिंग आपने कब खरीदी या कोई भी चीज कुछ भी खरीदा है, तो लागत हमेशा हम लोग ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखते हैं। कैसे? ऐतिहासिक लागत का कॉन्सेप्ट होता है जो सारे लोग मानते हैं, और सबको यह भी पता है कि ये हमेशा पूरी तरह से ठीक नहीं है। कैसे नहीं ठीक है? जैसे आपने कोई बिल्डिंग आज से 50 साल पहले खरीदी थी 2 लाख रुपए की, और आज उस बिल्डिंग की कीमत हो गई 10 करोड़ रुपए, ठीक है, और आपने खरीदी थी 2 लाख रुपए की, तो आपके अकाउंट्स में अभी भी 2 लाख ही लिखा होगा। तो जो उसकी मार्केट वैल्यू है वो बहुत ज्यादा बदल चुकी है, लेकिन उसके बाद भी हम सारे लोग लेखांकन में ऐतिहासिक लागत का ही प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ऐतिहासिक लागत का। जब ट्रांजेक्शन हुआ था, अब आपके पास बिल्डिंग पड़ी हुई है तो उसकी वैल्यू तो बढ़ती जा रही है, लेकिन वो वैल्यू कहीं पर भी दिखेगी नहीं तब तक जब तक आप उसको बेचोगे नहीं। समझ रहे हो? तो ऐतिहासिक लागत का जो सिद्धांत है ये सारे लोग प्रयोग कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि गैप में ये चीज करने को बोला जाता है। इसके कारण भी है, दूसरा कारण भी है। दूसरा कारण क्या है कि भाई मार्केट वैल्यू तो हमेशा बदलती रहती है। मार्केट वैल्यू में हो सकता है कि आज ज्यादा महंगी चीज है, कल सस्ती हो जाए वही चीज, और हर इंसान के लिए अलग अलग होती है मार्केट वैल्यू। मुझे हो सकता है वो चीज ज्यादा पसंद है तो मैं उसको और महंगा खरीदने के लिए तैयार हूं। नीलामी होती ना, तो नीलामी में हर आदमी अलग अलग तरह से खरीद रहा होता है। तो मार्केट वैल्यू को एकदम जज कर पाना किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर भी डिफिकल्ट है, और समय के साथ तो हमेशा ही बदलती रहेगी। तो इस वजह से ऐतिहासिक लागत में क्या होता है? हमारे पास उसका सत्यापन करने का कोई अधिकार, कोई तरीका होता है। क्या होता है? सत्यापन हो सकता है। कैसे हो सकता है सत्यापन? आपने भाई कैश मेमो लिया होगा, नगद रसीद होगी, उधार पे लिया होगा तो उसके लिए कोई इनवॉइस होगा, है ना, तो सत्यापन संभव होता है। और इस वजह से हम लोग ऐतिहासिक लागत करते हैं। और ऐतिहासिक लागत भी क्या हो गया? एक तरह का मान्य नियम है जिसको सारे लोग मान रहे हैं, तभी इसका मतलब है, ठीक। अच्छा, तो अब आप आ जाते हैं इस बात पर कि गैप जो है वो बनाया किसने? गैप ये किसने बनाया है, कैसे बनाया है? तो इसके बनने के बहुत सारे तरीके रहे हैं। क्या क्या तरीके रहे हैं? एक तो भाई पूर्व अनुभव। हम लोगों ने जब भी, हम लोगों ने मतलब मैंने नहीं, आपने नहीं, हम लोगों ने मतलब पूरी मानवता ने जब भी लेखांकन का काम करना स्टार्ट किया और देखा जैसे जैसे हमारा एनवायरनमेंट बदलता जा रहा है, बिजनेस एनवायरनमेंट बदल रहा है, अलग अलग तरह के व्यवसाय हो रहे हैं, तो उसके साथ साथ जो भी हमारे अनुभव आ रहे थे ना, उन अनुभवों को हम लोगों ने इकट्ठा करना किया, और उन अनुभवों से हमें समझ में आया कि यार कौन सी चीज ज्यादा सही है, कौन सी चीज ज्यादा सही नहीं है। तो वहां से भी हम लोगों ने अपने गैप में बहुत सारी चीजें समझना स्टार्ट किया कि यार ये चीज करनी चाहिए, ठीक है। तो करते करते अनुभव से सीखे हैं। ऐसे ही परंपराएं बन गई बहुत सारी। कई चीजें ऐसी हैं जो जरूरी नहीं है कि बहुत ही अच्छी हैं या बहुत उनका साइंटिफिक आधार है, वो ऐसे करते आ रहे हैं क्योंकि उनका आधार है। जैसे मान लीजिए बहुत सारी चीजें होती ना, अब मान लीजिए भारत में आप बाईं तरफ चलते हो रोड पर, ठीक है, अमेरिका में आप जाओगे तो आप रोड पर किधर चलते हो? दाईं तरफ चलते हो। भारत में आप बाईं तरफ चल रहे होते हो। तो ऐसा तो नहीं कि दाईं तरफ चलने का कोई वैज्ञानिक आधार है या बाईं तरफ चलने का कोई आधार है। यहाँ पर परंपरा है। भारत में एक तरह से परंपरा बन गई, सारे लोग इस तरफ चल रहे हैं, नियम भी बना दिया गया, फिर बाद में कानूनी नियम भी हो गया कि बाईं तरफ ही चलना है, ठीक। अमेरिका में दाईं ओर का बना दिया गया। तो वो कई चीजें हमारे यहाँ परंपरा से भी डिसाइड हो जाती है, ठीक है। ऐसे ही और क्या होता है, जो लोग भी पेशेवर हमारे यहाँ लेखापाल हैं, कौन है? पेशेवर लोग। अब पेशेवर
व्यक्ति भी हो सकता है और संस्था भी हो सकती है। ठीक है, कोई पूरी की पूरी एजेंसी है जिसका काम ही है अकाउंटिंग करना, तो क्या हो सकता है, वो संस्था भी हो सकता है, कोई निकाय भी हो सकता है। इन लोगों ने भी बोला कि कोई बहुत पेशेवर अच्छा इंसान था, अपना काम बहुत अच्छे से करता, तो उसको लगता है यार ये चीज हम लोग को ऐसे करनी चाहिए तो ज्यादा फायदा होगा। तो जब उसने बताया बाकी लोगों को समझ में आ गई, कन्विंस हो गए, तो उन लोग उस चीज को भी हम लोगों ने सिद्धांत में इंक्लूड कर लिया। किसमें? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में। अच्छा, और उसके बाद से एक चीज होती है, जो हमारे यहाँ पर सरकारी एजेंसी होती है ना, सरकार है, सरकार बोलती है कि हमें आपसे ये सारी चीजें चाहिए। जैसे हम लोगों को पता है कि हमारे यहाँ पर जो भी अलाभकारी संस्थाएं होती हैं, अलाभकारी संस्था मतलब जहां पर जिनका मुख्य उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है, तो उन लोगों से उनकी बैलेंस शीट यानी कि तुलन पत्र, उन लोगों से उन लोगों का आय और प्राप्ति जो खाता होता है, प्राप्ति और भुगतान खाता, ये सरकार मांगती है कि आप दिखाइए कि आपका कहां कहां पर खर्चा हुआ है। तो सरकार भी बहुत सारी चीजें मांगती है। और इसी तरह से सरकार लेखांकन की दृष्टि से, क्योंकि सरकार का मेन काम क्या होता है, सब कुछ कानून व्यवस्था बना करके रखना, बहुत सारे काम है सरकार के पास, देश की सुरक्षा करके रखना, लेकिन उन सबके लिए सरकार पैसा लेती है। और पैसा कहां से लेती है? कंपनी से लेती है, लोगों से लेती है। और लोग सही पैसा दे रहे हैं या नहीं दे रहे, सरकार कैसे पता करेगी? सरकार कहेगी आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाओ। तो सरकार भी बहुत सारी चीजें मांग रही होती है, और सरकार कई बार प्रारूप बताती है कि आपको इन सारी चीजों को ध्यान रखना है। तो सरकारी एजेंसी भी एक तरह से जो नियामक है, जैसे कि रेगुलेटर्स हैं, नियंत्रण करने वाले हैं, वो लोग भी हमारा, उनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटेंट प्रिंसिपल्स को बनाने में। वैसे एजेंसियां लिखना नहीं चाहिए, एजेंसीज इंग्लिश का शब्द है, लेकिन अपनी किताब में भी एजेंसियां लिखा हुआ है, हिंदी में चला देते हैं हम लोग बहुत सारे शब्दों को, तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे एजेंसियां मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। तो ये वो है जिनकी वजह से क्या हो गया है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हम लोगों ने बनाए हैं, सामान्यतः मान्य लेखांकन सिद्धांत हम लोगों ने बनाए हैं, ये बनते आए हैं। और ये सिद्धांत ऐसे नहीं कि बन गए तो बन गए, बदलते रहेंगे निश्चित रूप से। आप सोचो, सरकारी एजेंसी है, अब सरकार को लगता है कि यार ये हम लोगों ने अभी तक ऐसे कर रहे हैं, तो इस वजह से हम लोगों का जो भी पिक्चर दिख रही थी वो ज्यादा ठीक नहीं थी, अगर हम ये वाला नियम थोड़ा सा बदल दें तो और चीजें ठीक हो जाएंगी। तो अगर सरकार इस तरह की बात बोलेगी तो लोगों को मानना भी पड़ेगा। तो इस वजह से क्या हो जाता है कि जो भी हमारे गैप है ना, ये एक तरह से स्थिर नहीं है। क्या नहीं है? स्थिर है। क्या स्थिर नहीं है? स्टैटिक नहीं है। ये कैसे हैं? गतिशील है, बदलते रहते हैं। लेकिन अब बदलते रहने का मतलब ये नहीं है कि दिन दूने रात चौगुनी प्रगति हो रही है, इस तरह की कोई चीज हो, समझ रहे हो, कि लगातार बदल रहे हैं, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छे से सोच विचार किया जाता है कि यार ये चीज करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। और जैसे जैसे समय होता जा रहा है ना, वैसे वैसे बहुत सारी चीजों पर बहुत विचार किया जा चुका है। तो बहुत सारी चीजें स्टैटिक हो गई है, कुछ चीजें हैं जो बदलती चली जा रही है। तो पूरी तरह से ऐसा अगर थोड़ा बहुत बदल रहा है तो हम ये नहीं बोलेंगे कि ये तो बदल नहीं रहा है, कुछ चीजें बदल रही है जो नई है, कुछ नई चीजें आती जा रही हैं, बट बहुत सारी चीजों में काफी क्लैरिटी हो गई है और उनमें लगभग स्थिरता आ चुकी है। ठीक है, अच्छा, तो गैप का एक और भी फायदा होता है यार। देखो, हम लोगों ने क्या फायदा की बात की थी? एक रूपता से क्या हो जाएगा? तुलनीयता हो जाएगी। लेकिन साथ में एक और फायदा होता है, वस्तुनिष्ठता। क्या होता है? वस्तुनिष्ठता। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी समझते हैं कि अगर भाई पहले से ही आपको बता रखा है कि इस चीज को आपको यहां पर ऐसे ही लिखना है, तो आपको अलग से अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। मतलब दिमाग लगाओगे तभी लिख पाओगे, वहां पर भी सुनाई नहीं तो नहीं लिख पाओगे। लेकिन ऐसा नहीं हो जाएगा कि मैं अलग तरह से लिखूं, आप अलग तरह से लिखो, कोई और किसी भी तरह से लिखे, तो वो ना लिखे। वहां से एक रूपता तो बनी रही है, साथ ही साथ वस्तुनिष्ठता भी बन रही है कि हमें पहले से क्लैरिटी है एग्जैक्टली इसको ऐसे ही लिखना है। समझ रहे हैं? कई चीजें ऐसी हैं जिनको लेकर के हो सकता है कोई इंसान सोचे कि इसको तो इस तरह से लिखा जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए उदाहरण देता हूं कि पुराना कोई खेलने का क्लब है, अब पुराने खेल का सामान बेचा जाता है, तो पुराने खेलने का सामान जब बेचा जा रहा है तो आप उस क्लब का एसेट कम हो रहा है ये मानोगे क्या कि परिसंपत्ति कम हो गई? दूसरा कोई बोलेगा यार ये खेलने का सामान तो हमेशा ही बेचना पड़ता है, तो इसको आप परिसंपत्ति मानो ही नहीं, इसको मान लो कि आप बेच रहे हो तो आपको कोई रेवेन्यू मिल रहा है ना, और बाकी का पूरा उसको डिप्रिसिएशन यानी कि मूल्यह्रास मान लो। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, छोड़ दो, आगे की जब पढ़ाई करेंगे तो समझ में आ जाएगा। मतलब समझ लो कि एक ही तरह की चीज को लेकर के मतभेद हो सकता है, वो मतभेद भी खत्म हो जाता है जब हम लोग गैप को फॉलो करते हैं, गैप का अनुसरण करते हैं। ठीक है, अब देखो ये समझो, संकल्पना, अभिधारणा, संशोधक सिद्धांत, परिपाटी, अवधारणा, ये सारी की सारी चीजें है ना, आपको बोला जाए कि ये अवधारणा है या ये सिद्धांत है या ये संशोधक सिद्धांत है या ऐसी परिपाटी चल रही है, आप एक ही चीज मानो। इन शब्दों का क्या अर्थ है, इनका शब्दार्थ, इन सब में मत जाओ। इन्हीं को इंग्लिश में भी अलग अलग नाम से बोल सकते हैं। संकल्पना को हम लोग बोल देते हैं कॉन्सेप्ट, क्या बोल देते हैं? कॉन्सेप्ट हो गया। अभिधारणा मतलब हो गया पोस्टुलेट। ठीक है, ये फिजिक्स में भी काफी चलता है, मैथ्स में भी काफी आता है ये शब्द। परिपाटी तो आपको समझ में आ ही जाएगा, कन्वेंशन, परंपरा जैसा समझ लो।
ठीक है, संशोधित सिद्धांत क्या हो जाएगा, मॉडिफाइंग प्रिंसिपल। और साथ में आपकी जो अवधारणा है वो क्या हो जाएगा, एजम्पशन। आपका अवधारणा है ये। अवधारणा और अभिधारणा में थोड़ा सा अंतर रहता है। ठीक, अब ये सारी चीजें आप हमेशा एक ही जैसी मानो जब भी हम लोग की किताब में कहीं पर भी लिखा हो। क्यों? क्योंकि जो जिन्होंने लेखांकन में किताबें भी लिखी है ना, वो कभी उसी चीज को संकल्पना बोलते हैं, कभी उसी चीज को परिपाटी बोल देते हैं, कभी उसी चीज को अवधारणा बोल देते हैं। तो कहीं पर इन सारे शब्दों का अपने इस विषय के लिए, अपनी किताब के लिए, अपनी समझ के लिए भी एक ही मतलब है। ऐसा मत समझो कि इन सबका कुछ अलग अलग मतलब है फिर उसमें खो जाओ। तो आप इनको नोट कर लो, समझ लो, जब भी इस तरह की बात हो सबको इस सिद्धांत बोलते हैं। इसी में आप और भी जोड़ सकते हो, नियम लिख सकते हो, ठीक है, सिद्धांत भी आ सकता है। सिद्धांत शायद हम लोगों ने ऑलरेडी लिख लिया है ना, नहीं लिखा है, ठीक है, संशोधित सिद्धांत लिखा है, सब कुछ एक ही है। तो ये एक छोटा सा अलग एस्पेक्ट था जो मैंने सोचा उसको बता देता हूं। इसके बाद से अब क्या करेंगे, अब हम लोग यार उन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स पर चलेंगे जो अकाउंटिंग का बिल्कुल बेस बना रहे हैं। ये क्या हुआ, लेखांकन के सैद्धांतिक आधार की हम लोगों ने बात की। अभी तक हम लोगों ने बात की कि गैप क्या है, जनरली क्या क्या चीजें एक्सेप्टेबल हैं। अब उनमें हम लोग जब भी कोई चीज को पिक कर रहे होते हैं वो कैसे कैसे करते हैं, वो अंडरस्टैंडिंग के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और साथ में जब आप लेखांकन में काम कर रहे होगे, कोई चीजों को अभिलेखन कर रहे होगे, किसी चीज को लिख रहे होगे, तो उसके लिए भी तो वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और उन सारी चीजों को हम लोग अगले 3 से 4 वीडियोस में कवर कर पाएंगे, क्योंकि कुछ बार 13 से 14 कॉन्सेप्ट आपकी किताब में दे रखे हैं। लगभग वो नहीं रहते हैं, वो आगे पीछे एक दो नई चीजों को भी कॉन्सेप्ट बना करके लिखा जा सकता है, तो उस नंबर पे मत जाइएगा। लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम लोग समझेंगे अपने अगले वीडियो में। इसके नोट्स आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, चाहे तो आप इसी से नोट कर लें, ये भी लिख सकते हैं, पहले बार आप लिख सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।